हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कर्व्स, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन कर्व एंड सरफेसेस। ठीक है, कर्व और सरफेस के बीच उनका ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था टेंजेंट इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होते हैं, उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम इस टॉपिक को ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कर्व एंड सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब क्या करेंगे। देखिए, आपको एक कर्व होना चाहिए आपके पास और एक सरफेस होना चाहिए। कह रहा है कि कर्व और सरफेस जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो उनका ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, मतलब जो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उनका ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कंसीडर अ कर्व सी। आपने सबसे पहले कर्व सी कंसीडर किया, is given by x1 equal to x1t, x2 equal to x2t and x3 equal to x3t। भाई आप कर्व पढ़े हैं, कर्व का इक्वेशन जानना है। x1 equal to x1t, x2 equal to x2t, x3 equal to x3t। और सरफेस का इक्वेशन भी मैंने बताया था, क्या होता है f of x1, x2, x3 equal to 0। ये कर्व का इक्वेशन हो गया, ये सरफेस का इक्वेशन हो गया। जैसे एक मैंने कर्व माना है, ये कर्व है और एक सरफेस है। अब ये कर्व एक सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक कर्व लिया था, एक सरफेस लिया था, ये कर्व हो गया, ये सरफेस हो गया। अब ये दोनों कर्व और अब ये सरफेस को एक कर्व इंटरसेक्ट देखिए किया है। जब ये कर्व इस सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड एस मान लेते हैं कहीं पे, मान लिया हमने यहाँ मान लिया कि इस सरफेस पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस सरफेस पे इसका इस कर्व और सरफेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कई जगह होगा, बट हमने एक जगह मान लिया कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड एस। सी एंड एस का मतलब कर्व एंड सरफेस, सी एंड एस का मतलब कर्व एंड सरफेस, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो ये तो आप फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फिगर है, आप इसे बना लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ इक्वेशन 2 के लिखने के बाद आप लिखिएगा फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है भाई, कर्व और सरफेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो आपका कर्व का इक्वेशन है और सरफेस का इक्वेशन है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया कि x1, x2, x3 की वैल्यू आपको पता है, तो आप इस सरफेस के इक्वेशन में रख दीजिए। आप इस सरफेस के इक्वेशन में x1, x2, x3 की वैल्यू इस कर्व के इक्वेशन से रख दीजिए। तो आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, f of x1t, x2t, x3t। ये कैसे हुआ है, x1, x2, x3 की वैल्यू यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस पूरे, अब ये जितना बड़ा ये आया इक्वेशन, इसको आपने ft मान लिया, इसको आपने ft मान लिया, ft इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन 1 था, ये 2 था, और ये जो आपको मिला इसको आप इक्वेशन 3 मान लिए, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, और फिर आपने ये जो आपको सरफेस मिला हुआ है, आपने इसका एक सोल्यूशन कंसीडर किया। जो आपने ये सरफेस आपको मिला हुआ है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, आपने उसका एक पॉइंट कंसीडर किया जो कि इसका सोल्यूशन है। तो लेट t इक्वल टू t0 इज एनी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। आपने t0 कोई पॉइंट लिया, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा, आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा होगा फॉर वन वेरिएबल के लिए, कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो टेलर्स थ्योरम क्या होता है, बाय टेलर्स थ्योरम ft इक्वल टू ft नॉट, t0 देखिए हमने पॉइंट चूज किया है। टेलर्स थ्योरम हमने पढ़ा होगा था, किसी पॉइंट के अराउंड ही तो उसका हम एक्सपेंशन करते थे, किसी फंक्शन का हम किसी पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन करते थे। तो यहाँ पे हमने t0 पॉइंट चूज कर लिया। अब t0 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ये ft है, इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ft इक्वल टू ft नॉट प्लस t माइनस t नॉट f डैश t नॉट प्लस t माइनस t नॉट स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश t नॉट प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट n तक जाएगा, फिर ऐसे ही और आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ टेलर्स थ्योरम लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमने टेलर्स थ्योरम लगाया। अब आपको पता है कि t0 जो है, t0 इसका सोल्यूशन है इक्वेशन 3 का। तो जब t0 सोल्यूशन होगा इक्वेशन 3 का, तो जब t0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई अगर कोई किसी इक्वेशन का कोई अगर सोल्यूशन होता है, मान लीजिए x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो अगर 1 उसका सोल्यूशन होता है तो 1 जब वो वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें पुट करें तो वो 0 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कह रहे हैं t इक्वल टू t0 इज द सोल्यूशन, तो जब t0 को यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो सिंस ft नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज t0 इज अ सोल्यूशन, इफ t0 इज अ सोल्यूशन देन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द ft इज 0। तो यहाँ से आपको ft नॉट की वैल्यू 0 मिल गई।
ठीक है, एफ टी नॉट की वैल्यू आपको 0 मिल गई। ठीक है, क्यों एफ टी नॉट की वैल्यू 0 मिल गई? क्योंकि आपने टी नॉट को सोल्यूशन माना है। ठीक है, अब टी नॉट को सोल्यूशन माना तो एफ टी नॉट की वैल्यू 0 हो गई। अब इस इक्वेशन से आप एफ टी नॉट की वैल्यू यहाँ 0 कर देंगे। एफ टी नॉट की वैल्यू 0 है तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे टेलर्स थ्योरम में, तो आपको क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो एफ टी इक्वल टू, अब ये 0 हो गया ना, टी माइनस टी नॉट एफ डैश टी नॉट, ये पूरी वैल्यू बच गई, बाकी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो गया, बाकी सारी वैल्यू बची रहेंगी, बाकी सारी वैल्यू आपकी बची रहेंगी। ये इक्वेशन 4 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा। अब आइए कुछ देखते हैं इस पे। अब इस इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे? जो आपको इक्वेशन 4 मिला है, इससे हम कुछ केस फाइंड करेंगे, इससे हम कुछ केस फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जो केस बताएंगे ना, इक्वेशन 4 से हम 2-3 केस बताएंगे। उस केस का ही मेन मैटर है, उस केस का ही मेन मैटर है। ठीक है, उस केस का ही मेन मतलब उस केस को ही देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब उसको हम देखते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं हुआ है। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें अब आपका बस इसके बाद एक टॉपिक ऑस्कुलेटिंग प्लेन बचा है, वो बड़ी टॉपिक है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो बड़ा टॉपिक है, बस बाकी इसमें अब कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब मान के चलिए आपका एक हफ्ते में आपका ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। पहली यूनिट जो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की पहली यूनिट में सिर्फ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक बड़ी टॉपिक बची हुई है। उसके बाद से हम आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। तो लिखिएगा इन व्यू ऑफ इक्वेशन 4, इन व्यू ऑफ, इसके नीचे लिखिएगा इन व्यू ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 वी हैव फॉलोइंग केसेस, वी हैव क्या हो जाएगा? फॉलोइंग केसेस। हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 से हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी हैव अ फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो पहला केस क्या हो जाएगा? देखिए, पहला केस क्या हो जाएगा कि जब आपका एफ डैश टी नॉट 0 होगा, इफ एफ डैश टी नॉट, जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 हो जाए, जो ये आपको टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसमें आपका पहला डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो जो कर्व और सरफेस होगा, जो कर्व और सरफेस का ऑर्डर ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, जिसको हम सिंपल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जब जो भी एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस एक्सपेंशन में जो ये एफ टी नॉट की वैल्यू एफ डैश टी नॉट की वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए टी नॉट पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्व और सरफेस का ऑर्डर ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ऑफ ऑर्डर 1 होगा, ऑफ ऑर्डर 1 होगा, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? आइए लिखते हैं, इफ एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, ये जो इक्वेशन आया हुआ है, ये जो इक्वेशन आया इसमें एफ डैश टी नॉट की वैल्यू 0 है और एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। इफ एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, then curve and surfaces, then curve and surfaces is, then the curve C and surfaces S is said to have a simple point of intersection, सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसका नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो इंटरसेक्शन आपका क्या होगा? सिंपल इंटरसेक्शन होगा। वो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आपका सिंपल इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला केस है। ठीक है, तो अगर एफ डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो आपका कर्व है और जो सरफेस जो मैंने बनाया था कर्व और सरफेस, उस कर्व और सरफेस का जो हम इंटरसेक्शन कर रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम कहेंगे क्या? तो इसको हम सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। जब कर्व और सरफेसेस जो है, जब कर्व और सरफेस
जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो कर्व और सरफेस जो होगा वह सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेगा। ये तो आपका पहला कंडीशन है, ठीक है। इस हम केस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो केस में जो पहला ये कंडीशन है कि अगर ये डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो पहला केस हो गया। अब आइए दूसरा केस देखते हैं। अब आइए हम दूसरा केस देखते हैं। देखिए टोटल 3 केस हैं, टोटल हम 3 केस डिस्कस करेंगे और उन्हीं 3 केस से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हीं 3 केसेस से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन्हीं 3 केस की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन, अभी इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए सेकंड केस देखते हैं, जो आपका सेकंड केस है। आइए हम उसको सेकंड केस को देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस लिखिएगा, इफ एफ डैश टी नॉट इक्वल टू 0 बट एफ डबल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, देन कर्व एंड surfaces then the curve and surfaces have a then curve and surfaces have a 2 point of contact, 2 point of contact। तब उस कर्व और सरफेस में 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, ठीक है। अगर जब डेरिवेटिव की फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाए और सेकंड वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, जो एक्सपेंशन लिखा हुआ था पहले आपने देखा होगा, उसमें जब फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 हो जाए और सेकंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो, उस केस में जो हमारा कर्व और सरफेस में 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उस केस में जो कर्व और सरफेस के बीच 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होगा कि इफ एफ डबल डैश टी नॉट इक्वल टू 0, एफ डबल डैश टी नॉट इक्वल टू 0 बट एफ ट्रिपल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा नॉट इक्वल टू 0, इसमें क्या देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें तो आपका पहला डेरिवेटिव नहीं इक्वल 0 था, इसमें आपका दूसरा डेरिवेटिव नहीं इक्वल 0 था। तीसरे में क्या होगा कि इसमें तीसरा डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो, बल्कि पहला और दूसरा 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 बट थर्ड डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब थर्ड आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब आपका थर्ड डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, थर्ड डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखिए बट थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, देन कर्व एंड सरफेसेस हैज अ कर्व एंड सरफेसेस हैज अ कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे, तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। देन कर्व एंड सरफेसेस is said to be 3 point of contact, is said to be 3 point of contact, to be 3 point of contact, 3 point of contact। तब उसमें 3 point of contact होंगे, ठीक है। या फिर इसको क्या और कहते हैं, देखिए इसमें 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, और लिख लीजिएगा ब्रैकेट में और करके, और क्या है, कांटेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कांटेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कांटेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। देखिए जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 बट थर्ड डज नॉट इक्वल टू 0, देन कर्व एंड सरफेसेस इज सेड टू बी 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कांटेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये आपके 3 केसेस थे। जो इक्वेशन 4 मिला था उससे आपने पहला केस बताया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस केस में आपका पॉइंट सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, बट डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो, उस केस में कर्व एंड सरफेस क्या होंगे, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 0 बट थर्ड वाला ना 0 हो, उस केस में कर्व एंड सरफेस के पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे।
ठीक है, या फिर इसको हम कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कर्व सरफेसेस का रिजल्ट था। अब आते हैं इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस। आइए अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच हैज अ 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट 3, 5, 7 विद द कर्व x1 इक्वल टू 2t + 1, x2 इक्वल टू 3t2 + 2, x3 इक्वल टू 4tq + 3। कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विच हैज अ 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस जिसमें कि 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कर्व और सरफेस के बीच एट पॉइंट 3, 5, 7 विद द कर्व x1 इक्वल टू 2t + 1। देखिए कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x1 इक्वल टू 2t + 1, x2 इक्वल टू 3t2 + 2, x3 इक्वल टू 4tq + 3। ठीक है, और अब इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 2t + 1, 3t² + 2, 4tq + 3। इस तरह भी पूछ सकता है, कभी कभी ऐसे दे देता है। तो इसका मतलब क्या, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है। ठीक है, आइए अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं कैसे हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, गिवन कर्व C, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x1 इक्वल टू 2t + 1, x2 इक्वल टू 3t2 + 2 और x3 इक्वल टू 4tq + 3। सबसे पहले आपने बता दिया कि अब कर्व का भी इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि 3, 5, 7 क्या है, पॉइंट है। 3, 5, 7 क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट 3, 5, 7 करस्पॉन्ड टू t इक्वल टू 1। तो ये 3, 5, 7 t की किस वैल्यू के लिए मिला है, 3, 5, 7 जो ये पॉइंट मिला हुआ है वो t की किस वैल्यू के लिए मिला है, t की 1 वैल्यू के लिए मिला है। कैसे बताया हमने, जब आप t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ रखेंगे 5 आएगा, यहाँ रखेंगे 7 आएगा। तो 3, 5, 7 मिलेगा। तो वही 3, तो ये 3, 5, 7 जो पॉइंट है वो t इक्वल टू 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, t इक्वल टू 1 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि पॉइंट 3, 5, 7 करस्पॉन्ड टू पॉइंट t इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपने क्लियर हो गया, यहाँ तक तो हमने कुछ नया नहीं लिया है, जो दिया था वही लिखा है। अब आप मानते हैं, अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने बताया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन का बताया था इक्वेशन। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हम माने, क्योंकि हमको प्लेन का इक्वेशन ही तो निकालना है, हमको प्लेन का इक्वेशन ही निकालना है। तो हम इसे मान लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन a x1 - 3 + b x2 - 5 c x3 - c। जैसे आपने पढ़ा होगा a x1 - अल्फा + b x2 - बीटा + c x3 - गामा। ये हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, आप जाइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने मान लिया, जहाँ पे a b c हमको निकालना है। पॉइंट मिल गया है, पॉइंट तो आपको 3, 5, 7 तो मिल ही गया है, अल्फा बीटा गामा निकल गया आपका। a b c की वैल्यू चाहिए। अब जो भी काम करेंगे इस a b c के लिए ही काम करेंगे भाई, इसी का तो निकालना है इक्वेशन। तो आपको ये तो पॉइंट मिल गया, आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, अब आपका ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने माना और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व रखेंगे तो यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ x1, x2, x3 की वैल्यू दी हुई है, तो इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ 2t + 1 - 3, 3t² + 2 - 5, 4tq + 3 - 7 हो जाएगा। x1, x2, x3 की वैल्यू रख दी हैं, ये x1, x2, x3 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखे हैं, इसमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखे हैं। तो आप रख दिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये a 2t - 2 + b 3tq² - 3 + c 4tq - 4। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। इस चीज़ को हमने ft = 0 माना। भाई ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब t = 1 पे पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब ft = 0 हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, ft = 0 हो गया। भाई ये क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और t = 1 पे, t = 1 पे क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ ft0 = 0 हो जाएगा। आपको जो वैल्यू मिला यहाँ ft0 कर लीजिएगा। ठीक है, ft0 समझ रहे हैं ना, मतलब वही t0 पॉइंट पे वैल्यू 0 हो जाएगी ना। इसको ये t लिखे हुए हैं, या t ही कर लीजिए, इसको t लिखा हुआ है। ठीक है, तो t ही रख दीजिए। मतलब t = 1 पे ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब ft = 0, ft = 0 हो गया। अब ठीक है, ft = 0 से क्या हो जाएगा,
आपने मैंने जब केस पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस में, तो केस नंबर आपका 3rd देखिएगा। देखिए हमको निकालना है हैज़ 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जिसके 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, जिसके 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। तो 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, बट थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0। बट जो थर्ड डेरिवेटिव होता है वो नहीं इक्वल 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज गिवन कर्व एंड सर्फेसेस हैज 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज गिवन कर्व एंड सर्फेसेस हैज 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट 3, 5, 7। ठीक है, आपको 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ तक करने के बाद, जहाँ तक लिखने के बाद आप लिखिएगा डेट इज एफ डैश टी नॉट इक्वल टू 0, एफ डबल डैश टी नॉट इक्वल टू 0, बट क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश टी नॉट ट्रिपल डैश टी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश टी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, एफ डबल डैश टी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, बट एफ डबल डैश ट्रिपल डैश टी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, यही ना। तो अगर एफ डैश टी नॉट इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ से सॉल्व करिए, आप यहाँ से सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए एक बार, तो क्या हो जाएगा, a 2a हो जाएगा प्लस 6bt प्लस c 12ct स्क्वायर, 12ct स्क्वायर। देखिए किया क्या गया है, एफ डैश टी नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका एफ टी है, ये जो इक्वेशन इसको आपने एफ टी माना था, तो एफ टी माना था, इसका हम डेरिवेटिव कर दिए, डेरिवेटिव किए। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, और टी नॉट पॉइंट क्या हो जाएगा, टी नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप 1 के लिए तो निकालना है, यही तो बोला एफ डैश टी इक्वल टू 0, तो एफ डैश टी कर लिए, इक्वल टू 0 रख दिए, टी नॉट इक्वल टू 1 रख दीजिए, टी इक्वल टू 1 रख दीजिए, टी इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6b प्लस 12c इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए किया कुछ नहीं गया है, इसको डिफरेंशिएट की एफ टी डैश नॉट की वैल्यू निकाले हैं, एफ डैश टी नॉट की आप वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप एफ डबल डैश टी नॉट निकालेंगे तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, इसको जो ये आपको इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, एफ डैश टी नॉट निकालना चाहते, डबल डैश निकालना चाहते हैं ना, तो इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किए, इस इक्वेशन को आप डबल बार डिफरेंशिएट करिए। तो एक बार डिफरेंशिएट तो कर ही चुके हैं, एक बार डिफरेंशिएट तो करिए, इसी को डबल बार कर दीजिए, इसी को एक बार और कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6b प्लस 12c, 12 नहीं 24ct, ठीक है, इक्वल टू 0 एट क्या हो जाएगा, यहाँ पे t इक्वल टू 1 था, यहाँ भी t इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ एट t इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा, 6b प्लस 12c इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिएगा। देखिए किया क्या गया है, इसको एफ डैश टी नॉट निकाला गया, ये एफ डैश टी नॉट और टी नॉट टी इक्वल टू 1 है, तो टी इक्वल टू 1 पे आप वैल्यू रखिए, ये इक्वेशन मिला 4। फिर डबल डैश टी नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो डबल डैश कर लिए, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, टी इक्वल टू 1 पे 6b प्लस 12c इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए ये सब कर क्यों रहे हैं, हमको a b c की वैल्यू चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2, उसमें हमको a b c की वैल्यू चाहिए। तो अब 4 और 5 को सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। अब हम 4 और 5 को सॉल्व करके a और b की a b c की वैल्यू निकालेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए नाउ फ्रॉम 4 एंड 5, नाउ फ्रॉम 4 and 5 we have ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला है कि आपका 2a प्लस 6b
6b प्लस 12c इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 6b प्लस 12c इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका 24 हो जाएगा। यहाँ 24 है, यहाँ पे 24 कर लीजिएगा, 24 है वो। यहाँ जब होगा डिफरेंशिएशन 24 होगा यहाँ पे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया आपको। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कैसे आप सॉल्व करते थे। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे अगर लिखा रहे हैं और आप डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाते थे, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म लगाते थे तो आप ए लिखते थे, बी लिखते थे और सी लिखते थे। इस ए बी सी की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वाला पार्ट क्लोज कर दीजिए। ए वाला पार्ट क्लोज करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किया क्या गया है, 2a प्लस 6b प्लस 12c, 6b दो इक्वेशन है, इन दोनों में a b c की वैल्यू निकालनी है। तो हमने a b c ले लिया। ठीक है, जब a b आप c ले लेंगे तो आपको a b c की वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालेंगे। तो इसको क्लोज करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 6 × 24, तो क्या हो जाएगा 4 और 6 2 12 14, 144 माइनस 12 72। ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। आप इसको क्लोज करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 24 2 48। देखिए, और देखिए सेकंड वाले स्लॉट में माइनस होता है, डिटर्मिनेंट के सेकंड स्लॉट पे माइनस होता है, तो बाहर आप माइनस लगा लीजिएगा। बाहर आप एक, इसको थोड़ा दूर दूर लिखिए, इसको आप थोड़ा दूर दूर लिखिए, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 72। बी वाले में करेंगे तो आप मिलेगा आपको, बी वाले में करेंगे तो 48 माइनस 0, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस कर लीजिएगा साइन। जब सी वाले का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए माइनस क्यों लगा हुआ, डिटर्मिनेंट के सेकंड स्लॉट में माइनस होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे 72 हो जाएगा, ए की वैल्यू 72 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -48 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब यहाँ से 12 निकाल दीजिए बाहर। यहाँ से आप देखिए 12, देखिए यहाँ से आप तीनों में से 12 गायब कर सकते हैं ना, आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड हो सकता है तीनों टर्म ना, 12 से तीनों टर्म छोटा कर रहे हैं। अब इस चीज़ को छोटा कर रहे हैं वैल्यू, देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी आएगा, 12 यहाँ भी आएगा, तो 12 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा a/6 और ये हो जाएगा b/-4, c = 1। यही ना होगा भाई, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, 12 जा 1। ठीक है, अब आइए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपने लिख लिया हो, यहाँ तक आपने लिख लिया हो तो फिर क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन सब ए बी सी की वैल्यू मिल गई, अब इक्वेशन 2 में रख दीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन 2 में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6a माइनस कितना था वैल्यू 6x माइनस 3, 6x1 माइनस 3 प्लस -4 है ना, 4y1 माइनस 5x2, x2 माइनस 5। ठीक है, और तीसरा क्या था c, तीसरा क्या हो जाएगा c की वैल्यू 1 है, x3 माइनस, तीसरा क्या था x3 माइनस क्या था 7 था ना, 3, 5, 7 है ना वैल्यू, हाँ 7। ठीक, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। यही आपको इक्वेशन आप प्लेन निकालना था, ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया आपने, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया।
ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन के साथ मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।